एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती हैं वो अपनी कंट्रीज़ में तो सेल करती हैं, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज़ में भी जो है वो सेल करती हैं, यानी कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है कि एक कंट्री अपने प्रोडक्ट को बाहर देश में भेज रही है, दूसरी कंट्री अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश में भेज रही है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किन प्रोडक्ट का करना है, किन प्रोडक्ट का नहीं करना है, कितना उस पर जो है चार्जेस लेना है, क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसको कैसे जो है टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डेवलप कैसे करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा कैसे देना है, इंपोर्ट को रेगुलाइज कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के लिए फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 जो है ये बनाया गया था। सबसे पहले जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट था, 1947 में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट आया था। इसको रिप्लेस करके फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 बनाया गया। तो ये क्या है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है इसका, इस एक्ट का। क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का कि जो फॉरेन ट्रेड है यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको डेवलप करना, उसको रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, इस एक्ट के जरिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे जो है रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कैसे डिस्प्यूट को हैंडल करना है, कैसे जो है कोई अगर गलत इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है गलत प्रोडक्ट का तो उसको कैसे जो उसको कंट्रोल करना है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसके लिए क्या पनिशमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट में बताई जाती हैं। तो ये क्या करता है, ये एक्ट फैसिलिटेट करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको जो है रेगुलेट करेगा, उसको डेवलप करेगा, और वहीं पे अगर इंडिया से बाहर कोई प्रोडक्ट जा रहा है यानी कि एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको भी वो रेगुलेट करेगा, उसको भी डेवलप करेगा। एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ, यानी कि और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स कनेक्टेड हैं उन सभी को जो है डेवलप और रेगुलेट करने के लिए ये फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 आया था। तो इसने क्या किया, रिप्लेस किया था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 को। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए जो है ये एक्ट फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 लाया गया था। अब बात कर लें कि इस एक्ट में, तो ये जो एक्ट है टोटल 6 चैप्टर में डिवाइडेड है और इसमें 20 सेक्शंस हैं। 6 चैप्टर में डिवाइडेड है, 20 सेक्शंस हैं। तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे जो सेक्शन 2 होता है, नॉर्मली आप कोई भी एक्ट पढ़ लें तो मैक्सिमम एक्ट्स में आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशंस मिलेंगे, यानी कि जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उस एक्ट में उनको डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 में, क्लियर डेफिनेशंस होती हैं। वहीं पर सेक्शन 3 में पावर टू मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर जो भी प्रोविजंस बनाए जाने हैं, जो भी रूल्स बनाए जाने हैं, वो उसको बनाने का पावर किसके पास है, वो सेक्शन 3 में बताया गया है इस एक्ट के। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डिफरेंट पॉलिसीज जो है डेवलप की जाती हैं, बनाई जाती हैं जिससे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, वो चीज़ सेक्शन 5 में बताया गया है। वहीं पर जो सेक्शन 6 है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड हिज फंक्शंस, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट होना है इस एक्ट को फॉलो करने के लिए, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, जो भी रूल रेगुलेशन रहते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। तो उसके बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, यानी कि जो भी कंपनी इंपोर्ट करती है या फिर एक्सपोर्ट करती हैं उनको कोड लेना होता है, उनको एक नंबर लेना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो आईईसी नंबर कहते हैं। तो उसके बारे में सेक्शन 7 में बताया गया है। जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर का कोड है वो सस्पेंड कब हो सकता है, उसको कैंसिल कब किया जा सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें सेक्शन 8 में बताई गई हैं। इशू, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस जो मिलता है उसको कब इशू किया जाएगा, कब सस्पेंड किया जा सकता है और कब उसको जो है कैंसिल किया जाएगा, वो सेक्शन 9 में बताया गया है। सर्च, सीजर एंड पेनल्टी को रिलेटेड सेक्शन 10 से 14 में बताया गया है। वहीं पर जो भी अगर कोई पनिशमेंट मिलता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को तो वो अपील करना है, उसको रिव्यू करना है, या फिर जो पावर ऑफ एजुडिकेटिंग है, ऑफिसर्स होते हैं या अथॉरिटीज़ हैं, उनकी क्या पावर है, वो सेक्शन 15, 16 और 17 में बताया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के। तो कुछ सेक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहले सेक्शन 3 यानी कि पावर्स टू मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर जो भी रूल्स बनाने हैं, जो भी प्रोविजंस बनाने हैं, उसको बनाने का पावर किसके पास है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट में मेक प्रोविजंस, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की,
तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर प्रोविजन बना सकती है। मेक प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोविजंस बना सकती है। मेक प्रोविजन फॉर प्रोहिबिटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग और अदरवाइज रेगुलेटिंग द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट प्रोविजंस बना सकती है जिसके तहत वो कुछ प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को या फिर उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। जैसे आप सपोज करिए कि अपनी कंट्री में प्याज का उत्पादन हो रहा है, यानी कि ओनियन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ओनियन का प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है कि हमारी कंट्री की ही नीड को फुलफिल कर सके। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे सकती है कि ओनियन को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपकी कंट्री की नीड फुलफिल नहीं हो रही, तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, दूसरी कंट्री को कैसे सेल कर सकते हो जब तक आपकी कंट्री की नीड फुलफिल नहीं हो रही। तो इस तरीके से प्रोविजंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, यानी कि वो चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप इसका इंपोर्ट नहीं कर सकते हो या फिर उसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये सेक्शन 3 में बताया गया है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 में कि कौन प्रोविजंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर बना सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जो है वो बना सकती है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम से क्लियर है कि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के लिए डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट पॉलिसीज जो है तैयार की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम The central government from time to time formulate, announce, amend the foreign trade policy। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो समय के अकॉर्डिंग जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकती है, अनाउंस कर सकती है, उसको अमेंड कर सकती है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो है 31 मार्च 2023 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का अनाउंसमेंट किया गया है। तो बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट, तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस कर सकती है, फॉर्मुलेट कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT इसको जो है सेटअप किया गया है, ये इसके जरिए जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को लॉन्च किया जाता है, उसको अनाउंस किया जाता है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस इन मैटर रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या हो गया, एक तरीके का गाइडलाइन है, एक तरीके का इंस्ट्रक्शंस है, जहां पर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो कि इंडिया में हो रहे हैं उनसे रिलेटेड यहां पर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो ये जो फॉर्मुलेट कौन करती है, DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये जो है इसको फॉर्मुलेट करती है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल श्री पीयूष गोयल करेंटली हैं। इन्होंने जो है 31 मार्च 2023 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है वहां पर लॉन्च किया। तो यहां पर डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट स्कीम जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर बताई गई हैं। तो जैसे कि एमनेस्टी स्कीम थी, एमनेस्टी स्कीम में क्या था कि यहां पर जो भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर थे जिनका कोई भी इशू चल रहा था, जैसे एरियर ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट नहीं दिया, पेनल्टी कोई लगी है, लेट फी कुछ लगा हुआ उनके ऊपर, तो उसको जो है वो यहां पर आके सेटल कर सकते हैं इस एमनेस्टी स्कीम के तहत। वहीं तो इस एमनेस्टी स्कीम के तहत जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी जो भी ऑब्लिगेशंस थी या फिर उनके ऊपर जो हाई ड्यूटी चार्जेस लगा दिए गए या फिर कोई हाई इंटरेस्ट कॉस्ट उनको पे करना था, उसको लेकर जो है यहाँ पर रिलीफ दिया गया इस स्कीम के तहत। फॉर सेटलमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड अंडर द रेलेवेंट एक्ट, वेदर सच एरियर्स आर डिस्प्यूटेड इन अपील और नॉट। यानी कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, उसको कोई टैक्स का एरियर देना था, इंटरेस्ट देना था, कोई पेनल्टी लगाई दी है, कोई लेट फी है और मतलब कि हाई इंटरेस्ट का बर्डन है, उसके ऊपर हाई ड्यूटी का बर्डन है, तो उस केस में इस स्कीम के तहत उनको जो है रिलीफ दिया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत। इससे दूसरी स्कीम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में है, दैट इज मर्चेंटिंग ट्रेड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स अंडर एक्सपोर्ट पॉलिसी वुड नाउ बी पॉसिबल। यानी कि कुछ आइटम ऐसे थे जिनका एक्सपोर्ट जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया था, प्रोहिबिट किया गया था, अब जो है उनको जो है यहाँ पर आप मर्चेंट कर सकते हैं। मर्चेंटिंग ट्रेड इन्वॉल्व्स शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स इन्वॉल्विंग एन इंडियन इंटरमीडियरी। यानी कि इंडियन इंटरमीडियरी का यूज करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो शिपमेंट होती थी गुड्स का, वो जो है अब यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है मर्चेंटिंग ट्रेड में कि इंडिया का है, अब अमेरिका से आपने सामान मंगवाया और अमेरिका से उठा के आपने जो जापान में उसको भेज दिया, इंडिया में नहीं आया है, इंडिया में नहीं आया, लेकिन आप इंडिया के हो, आपने जो है आपके जरिए ही यूएसए का सामान जापान में जा रहा है, तो ये मर्चेंटिंग ट्रेड हो गया। तो यहाँ पर जो है आप कर सकते हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत।
इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि डेयरी सेक्टर टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो ये डेयरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जो यहाँ पर ये किया गया है कि जो डेयरी सेक्टर है उनको जो है एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को मेंटेन करने के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ ऑल टाइप, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर फिल्टर, ग्रीन हाइड्रोजन आर एडेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विल नाउ बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट अंडर ईपीसीजी स्कीम। तो अब क्या है कि ईपीसीजी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इस स्कीम के तहत जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है। किसको? ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं या फिर वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको जो है अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उनके लिए रिड्यूस कर दिया गया है ईपीसीजी के स्कीम के तहत। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कीम्स हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, रिबेट ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट आइटम स्कीम है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, एडवांस एथोराइजेशन स्कीम है। तो बहुत सारी स्कीम है जो कि फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के तहत जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है स्कीम लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड हिज फंक्शन। तो सेक्शन 6 में इसके बारे में बताया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी पर्सन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो डीजीएफटी का जो डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल, वो क्या है, वो एक तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डेवलप करने में सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करता है, उसको सजेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर जनरल की कि जो पॉलिसी में बताया गया उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करें, उसको ओवरसी करें। तो नॉर्मली ए मेंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस का पर्सन जो होगा, यानी कि आईएएस का जो मेंबर होगा जिसने 30 साल या उससे ज़्यादा का काम किया है, उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बनाया जाता है। किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन नॉर्मली किसको अपॉइंट करती है? जो आईएएस हो और 30 साल से ज़्यादा का सर्विस रेंडर कर चुका हो, दे चुका हो, वही जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बनाया जाता है। द डायरेक्टर जनरल शैल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पॉलिसी। तो जो डायरेक्टर जनरल होता है वो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो फॉर्मुलेशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, वो जो भी ट्रेड पॉलिसी में बताया गया है उसको इंप्लीमेंट करने में, उसको कैरी करने में हेल्प करता है। अब बात कर ले कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, जो कि सेक्शन 7 में बताया गया है। तो कोई भी कंपनी चाहे वो इंपोर्ट कर रही हो चाहे वो एक्सपोर्ट कर रही हो, उसको आईईसी कोड लेना पड़ता है। आईईसी कोड लेना पड़ता है, जो कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से ही वो इशू होता है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है विच इज मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको जो है आईईसी नंबर जो है डीजीएफटी से इशू करवाना पड़ता है। तो ये एक मैंडेटरी यूनिक 10 डिजिट कोड है फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से एक्सपोर्ट करना है चाहे इंडिया में इंपोर्ट करना है, उस केस के लिए आपको आईसी नंबर आपको जरूरी है लेना। क्लियर? मैंडेटरी 10 डिजिट यूनिक कोड है ये, इशूड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम ऑफ द एंटिटी। तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, जब तक एंटिटी है तब तक के लिए वैलिड होगा, और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इस आईईसी नंबर को इशू करता है। नो पर्सन शैल मेक एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सेप्ट अंडर एन आईईसी नंबर ग्रांटेड बाय द डीजीएफटी। तो कोई भी पर्सन बिना आईईसी नंबर के ना ही इंपोर्ट करेगा ना ही एक्सपोर्ट करेगा, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और टेक्नोलॉजी द आईईसी शैल बी रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द सर्विस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इज टेकिंग बेनिफिट अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यानी कि यहाँ पर आप अगर गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपके पास आईईसी नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर आप सर्विस या फिर टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी सर्विस या फिर टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो और किसी भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट आप नहीं ले रहे हो, तो आपको आईईसी का नंबर जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस या फिर टेक्नोलॉजी का कर रहे हो, सर्विस या टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट भी ले रहे हो, तो उस केस में आपके पास आईईसी नंबर होना चाहिए। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के। अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।